आजम खान का कुनबा किस तरीके से अखिलेश पर वार कर रहा है। बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के अंदर जारी है सियासी संग्राम। शिवपाल यादव के बाद आजम कुनबे से उठी आवाज और आजम के मीडिया प्रभारी फसाद खान का अखिलेश पर बड़ा हमला है। अखिलेश नहीं चाहते आजम खान जेल से बाहर आए, ये फसाद ने कहा है। और अखिलेश यादव ने हमें भाजपा का दुश्मन बना दिया, ये भी उन्होंने कहा। जिसके बाद से अब देखिए समाजवादी पार्टी के कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये पुख्ता तौर पर कहा जाने लगा है। क्योंकि देखिए शिवपाल यादव के बाद आजम कुनबे से भी आवाजें उठ रही हैं अखिलेश यादव के खिलाफ। और आजम के मीडिया प्रभारी फसाद खान का अखिलेश पर यह बड़ा हमला है। कोरोना का टीका आजम साहब ने इसलिए लगवाया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष टीका नहीं लगाऊंगा। नतीजा ये हुआ कि मौत के मुंह में चले गए आजम का साहब। हमारी शिकायत तो समाजवादी पार्टी से है, इसको हमने उनका मसला दी। हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे स्टेजों पर हमारा नाम नहीं लेना चाहते हैं। भाई आपने अपने के बारे में बताया, आतंकवादियों के विरोध थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सारा टीका अब्दुल ने ले लिया है, दरी भी अब्दुल उठाएगा, वोट भी अब्दुल देगा और जेल भी अब्दुल जाएगा। और आप दूसरे लोगों को रखते कि मोहम्मद आजम खान साहब से जेल में मिलने महल देखभाल गए, महल देखभाल गए हम जेल में मिलने। आप आजम खान साहब से जेल में मिलने सकते हैं क्या? क्या ये मान लिया जाए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि अखिलेश यादव जी आप नहीं चाहते कि आजम खान साहब कैसे बाहर, क्या ये मान लिया जाए? तो आजम खान के मीडिया प्रभारी ने क्या बड़ी बातें कही, हमने उनका वीडियो आपको दिखा दिया। अखिलेश नहीं चाहते आजम खान जेल से बाहर आए, ये फसाद ने कहा है। कुछ डिटेल्स और है, आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ने हमें भाजपा का दुश्मन बना दिया। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर निकले, ये वो कह रहे हैं, क्योंकि लंबा वक्त हो गया है आजम खान जेल के भीतर हैं। और अखिलेश पर यह बड़ा आरोप उनका है, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव खुद ये नहीं चाहते हैं कि आजम खान जेल से बाहर निकले। और अखिलेश यादव ने हमें भाजपा का दुश्मन बना दिया है, ये भी कह रहे हैं फसाहत। जिसके बाद से अब बवाल शुरू हो गया है। ये कहा जा रहा है कि पहले तो शिवपाल यादव, अब उसके बाद देखिए आजम खान का जो पूरा कुनबा है वो भी क्या अखिलेश यादव से नाराज चल रहा है। आजम के मीडिया प्रभारी का बयान ये है कि अखिलेश नहीं चाहते हैं कि आजम खान जेल से बाहर निकले। अब इसके मायने क्या हैं, इस पर किस तरीके से अखिलेश अपनी प्रतिक्रिया देंगे भी या फिर नहीं, इसको लेकर भी कई तरह की बातें हैं। अखिलेश यादव जेल में आजम से मिलने भी नहीं गए। उन्होंने कहा चुनाव में हमारी वजह से 111 सीटों पर जीत मिली, जीत के बाद भी हमारे नहीं हुए अखिलेश यादव, ये भी उन्होंने कहा है। और देखिए अखिलेश यादव ने हमें भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन बना दिया है, ये भी उन्होंने कहा है। क्या क्या डिटेल्स थे वो सारी बातें हमने आपके सामने रख दी है। इसी पर हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान जुड़ चुके हैं, उनके पास सीधे आपको ले चलते हैं। उबैदुर रहमान, देखिए तमाम चर्चाएं चल रही हैं पहले ही कि शिवपाल यादव नाराज है, समाजवादी पार्टी में ऑल इज वेल नहीं है। अब देखिए आजम खान का जो कुनबा है वो भी सामने आ गया है। क्या मायने हैं इसके जो फसाद खान कह रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि फसाहत खान उर्फ शानू जो हैं वो पिछले 13-14 सालों से आजम खान के मीडिया प्रभारी हैं। फसाहत खान शानू जो कुछ भी बोलते हैं वो आजम खान के कहने पर ही बोलते हैं, इसके अलावा वो अपनी तरफ से कभी कोई बयान जारी नहीं करते हैं। पिछली बार जब चुनाव हुआ, अभी जो विधानसभा का चुनाव ख़त्म हुआ था, उसके फ़ौरन बाद फसाद खान शानू का एक बयान आया था जो एबीपी गंगा ने दिखाया था कि उन्होंने मांग की थी कि आजम खान को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। और ये बयान कहाँ दिया था, उन्होंने खुद आजम खान के घर में बैठ कर दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दिया और वो खुद नेता प्रतिपक्ष बन गए। मैं आपको बता दूं कि फसाहत खान शानू खुद जेल में रहे हैं, लगभग 2.5 साल से सीतापुर जेल में आजम खान हैं। अब्दुल्ला आजम भी जेल में काफ़ी दिनों रह कर रहे हैं, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी जेल में रह गई हैं। फसाहत खान शानू ने जो कल मीटिंग में बात कही और उस मीटिंग में जो आजम खान के कार्यालय पर हुई, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे, नगर अध्यक्ष मौजूद थे, एमएलसी प्रत्याशी जो है वो मौजूद थे और आजम खान के जितने भी करीबी समर्थक हैं वो सब लोग मौजूद थे और उन सब ने तालियां बजाई फसाहत खान उर्फ शानू के इस बयान पर। शानू ने क्या कहा, शुरुआत उन्होंने कही
कि आप सब जो हैं वो आज़मवादी हैं। मैं आपको बता दूं कि 2008 और 9 के 7 के आसपास आज़म खान को जब समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था जयप्रदा और अमर सिंह का विरोध करने पर, तब ये संगठन बना था और उसके अध्यक्ष फसाहत खान उर्फ शानू को बनाया गया था, आज़म खान ने बनाया था। आज़म खान के 2 संगठन हैं जो बहुत ख़ास हैं, एक आज़मवादी मंच जो है आज़मवादी संगठन और दूसरा है उनकी मशावरती कौंसिल जो आज़म खान के करीबी सूत्र हैं। उनके मुताबिक हम आपको बता दें कि ये नाराज़गी जो है, ये बगावत जो है, ये विधानसभा चुनाव के जब टिकट बट रहे थे उसी वक्त शुरू हो गई थी, जब आज़म खान के करीबियों को टिकट नहीं दिए गए। और उस वक्त भी एबीपी गंगा ने खबर दिखाई थी कि आज़म खान के करीबी लोगों को टिकट नहीं दिए गए, अखिलेश यादव उनको टिकट नहीं दे रहे हैं, इससे नाराजगी है आज़म खान के खेमे में और अब खुलकर आ गई है। और देखिए, टिकट बंटवाने के वक्त भी ऐसी बातें आई थी कि आज़म खान खुद भी खुश नहीं है, उनके और भी साथी जो है वो भी खुश नहीं है, लेकिन बीच में ये खबर दब गई थी। एक बार फिर से फसाहत खान ने जो बयान दिया है उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई है कि आज़म खान भी नाराज है अखिलेश यादव से और इसीलिए फसाहत खान ने ये बातें कही हैं उनके जरिए। बहुत शुक्रिया आपका उबैदुर रहमान पूरी जानकारी के लिए और ये अपडेट बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, मेरठ से बड़ी खबर है। बसपा नेता याकूब कुरैशी की लोकेशन राजस्थान में मिली है, ये बड़ी जानकारी है। बसपा नेता याकूब कुरैशी की लोकेशन राजस्थान में मिली और मेरठ पुलिस ने राजस्थान पुलिस से संपर्क किया है। याकूब कुरैशी की चल अचल संपत्ति की जांच में जुटा हुआ है पुलिस प्रशासन और याकूब कुरैशी के रिश्तेदारों से पुलिस लगातार कर रही है पूछताछ। याकूब कुरैशी, पत्नी संजीदा बेगम और बेटों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है और पुलिस लगातार खोजबीन कर रही थी कि याकूब कुरैशी अपने परिवार के साथ कहां छिपे हुए हैं, कहां गायब हो गए हैं। अब बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि बसपा नेता याकूब कुरैशी की लोकेशन जो है वो राजस्थान में मिली है और मेरठ पुलिस ने ये जानकारी मिल रही है कि राजस्थान पुलिस से संपर्क किया है याकूब कुरैशी के मामले में। याकूब कुरैशी की चल अचल संपत्ति की जांच में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है और याकूब कुरैशी के रिश्तेदारों से भी पुलिस कर रही है पूछताछ। इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी सनुज जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सनुज, देखिए, पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी और लोकेशन मिली है राजस्थान में याकूब कुरैशी की, क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, याकूब कुरैशी और उनके परिवार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अभी कुछ दिन पहले याकूब कुरैशी और उनके जो परिवार है उसकी लोकेशन दिल्ली मिली थी, लेकिन अब मेरठ पुलिस को याकूब कुरैशी की लोकेशन राजस्थान मिली है और राजस्थान की पुलिस से मेरठ पुलिस ने संपर्क साध दिया है। पुलिस को कई और अहम जानकारियां भी हाथ लगी है। पुलिस ने याकूब कुरैशी के जो कुछ रिश्तेदार हैं उनसे भी पूछताछ की है, उनसे भी कुछ जानकारियां मिली है। हालांकि जो याकूब कुरैशी का मेरठ में घर है वहां पर ताला लटका हुआ है, पुलिस लगातार दबिश दे रही है। मुखबिर तंत्र को भी पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया गया है और पुलिस अधिकारियों को दावा है कि जल्दी याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम, उनके बेटे इमरान और फिरोज को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, चूंकि मामला काफी गंभीर है, बीएसपी के कद्दावर नेता रहे हैं याकूब कुरैशी, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और उनके बेटे इमरान हापुड़ रोड पर अवैध रूप से मीट प्लांट चला रहे थे। कोई अनुमति नहीं थी और बावजूद इसके कि वो उस मीट प्लांट में मीट प्रोसेसिंग यूनिट चल रही थी, मीट वहां पर सील किया जा रहा था और इसको लेकर पुलिस को इनपुट मिला था। उसके बाद जब छापा मारा तो वहां पर करीब 5 करोड़ रुपए का अवैध मीट मिला था, जिनमें से करीब 6 टन अवैध मीट को तो गड्ढा खोदकर दबा दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, जबकि बाकी के बारे में जानकारी की जा रही है। इसी के साथ ही जो पुलिस है वो याकूब कुरैशी की चल और अचल संपत्ति की भी जांच की जा रही है और हो सकता है कि याकूब कुरैशी के जो अवैध मीट प्लांट है और कुछ चल और अचल संपत्ति मिल जाए, उस पर भी जल्द पुलिस का कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। फिलहाल याकूब कुरैशी और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ी हुई है। एक वो दौर था कि जब याकूब कुरैशी की तूती बोला करती थी, लेकिन अवैध मीट प्लांट के मामले में याकूब कुरैशी फंस गए हैं। योगी राज में जिस तरीके से वो दौर था जब चलती थी बहुत ज्यादा याकूब कुरैशी की तूती उनकी बोलती थी, लेकिन आज उनको ढूंढा जा रहा है, पुलिस लगी है पीछे। बहुत शुक्रिया आपका सनोज पूरी जानकारी के लिए। पहले लोकेशन मिली थी दिल्ली में, अब मिली है राजस्थान में। राजस्थान पुलिस से संपर्क कर रही है मेरठ की पुलिस। और आगे बढ़ते हैं और बात गोरखपुर के मामले की करते हैं। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि आज गोरखपुर कोर्ट में मुर्तजा की पेशी होगी। दरअसल हमले के आरोपी मुर्तजा की आज 7 दिन की कस्टडी रिमांड खत्म हो रही है, जिसकी वजह से आज जांच एजेंसियां मुर्तजा को कोर्ट में पेश करके कुछ दिन और रिमांड की मांग कर सकती हैं। आपको बता दें कि एटीएस के अलावा कई जांच एजेंसियां मुर्तजा से लगातार पूछताछ में जुटी हुई हैं
और मुर्तजा के विदेशी कनेक्शन से लेकर के हर एक राज्य से पर्दा उठाने की तैयारी है। इसीलिए न सिर्फ एटीएस बल्कि तमाम जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं मुर्तजा से। यही कहा जा रहा है कि कोर्ट में होनी है पेशी मुर्तजा की आज और रिमांड अवधि को बढ़ाने की मांग एटीएस कर सकती है और भी कुछ बहुत अहम जानकारी जुटानी है मुर्तजा से, इसलिए रिमांड अवधि बढ़ाई जाएगी, ये कहा जा रहा है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ गोरखपुर से हमारे सहयोगी नीरज श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। नीरज, आज कोर्ट में पेशी होनी है मुर्तजा की, ये कहा जा रहा है कि रिमांड की अवधि जो खत्म हो गई है उसको बढ़ाने की मांग की जाएगी एटीएस की तरफ से। अभी ताजा अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए पुलिस कस्टडी रिमांड आज पूरी हो रही है। 3 तारीख की घटना है, 3 अप्रैल की, और उसके बाद से 4 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया था। पहले 14 दिन की न्यायिक हिरासत, तो उसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड मिल गई थी 1 हफ्ते की, जो आज पूरी हो रही है। और चूंकि गोरखनाथ थाने में एसीजीएम फर्स्ट की कोर्ट में पेशी हो सकती है और एटीएस कभी भी उसको लेकर गोरखपुर आ सकती है। और यही बताया जा रहा है कि 10 बजे के बाद जो सरगर्मियां जिस तरह से बढ़ी हैं, 10 बजे के बाद उसे कभी भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है। और वजह इसकी है क्योंकि जो पुलिस से हमारी बात हुई है, जो सरकारी वकील है, ठीक है नीरज, और अभी तो बहुत अहम जानकारियां हैं जो जुटानी है पूछताछ के माध्यम से। मुर्तजा से और भी सघन पूछताछ होनी है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज पूरी जानकारी के लिए। आपने ये जानकारी की 10 बजे के आसपास उसको कोर्ट लाया जा सकता है और रिमांड अवधि बढ़ाई जा सकती है। आगे बढ़ते लखनऊ से बड़ी जानकारी है। आईआईटी मुंबई में हुई रैगिंग के दौरान मुर्तजा के मन में आई थी मुसलमानों के साथ जुल्म और प्रताड़ना की भावना। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। आईआईटी मुंबई में रैगिंग के दौरान मुर्तजा के मन में ये बात आई कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ जुल्म सितम किए जा रहे हैं, प्रताड़ना की भावना उसके मन में आई थी। मुर्तजा के पिता ने एटीएस को बताया कि आईआईटी में पढ़ाई के समय उसके साथ रैगिंग वहां पर हुई थी और आईआईटी हॉस्टल 1 साल में रहने के बाद वो आ गया था पिता के साथ। आईआईटी हॉस्टल में 1 साल तक रहा और 1 साल के बाद वो वापस लौट आया। पिता के साथ मुंबई में रहकर पूरी पढ़ाई उसने की। और मुनीर ने एटीएस के सामने ये भी दावा किया है कि इस घटना की शिकायत आईआईटी प्रशासन से भी की गई, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुनीर, जो कि मुर्तजा के पिता हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि इस पूरे घटनाक्रम की, इस रैगिंग के बारे में बताया गया आईआईटी प्रशासन को, लेकिन कुछ भी उनकी तरफ से नहीं किया गया। बड़ी खबर है, राजधानी में थानेदारों के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया गया है। 4 थानों के प्रभारी निरीक्षक हटाए गए हैं। 6 थानों के प्रभारी निरीक्षक इधर से उधर किए गए हैं, तबादला हुआ है। प्रशिक्षु आईपीएस सुश्री अनुकृति शर्मा को सुशांत गोल्फ सिटी थाना प्रभारी बनाया गया है। लखनऊ में किस तरीके से बदलाव हुआ है, जो फेरबदल, जो तबादला, जो इधर से उधर किया गया अधिकारियों को, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। सुशांत गोल्फ सिटी के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र विक्रम सिंह को हटा करके हुसैनगंज कोतवाली का प्रभारी निरीक्षक उनको बना दिया गया। हुसैनगंज से कृष्णवीर सिंह को क्राइम ब्रांच भेजा गया है, ये जानकारी उनको लेकर है। और देखिए, विभूति खंड के अतिरिक्त निरीक्षक विनोद कुमार यादव को बाजार खाला का प्रभारी निरीक्षक बना दिया गया है। बाजार खाला से शैलेंद्र कुमार सिंह को क्राइम ब्रांच भेजा गया और सरोजनी नगर के अतिरिक्त निरीक्षक गंगाधर चौहान को मानक नगर थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है और मानक नगर थाने से सिद्धार्थ मिश्रा को सादतगंज का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। और रामपुर से हादसे की खबर है। रामपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां ओवरटेक करते समय आमने सामने 2 ट्रक भिड़ गए, उसके बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लगी। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। अच्छी बात ये, गनीमत वाली बात ये रही कि हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर ने कूद कर अपनी जान बचा ली और कोई हताहत यहां पर नहीं हुआ। हालांकि दोनों ट्रकों की भिड़ंत से नेशनल हाईवे 24 पर लंबा जाम लग गया। बाद में दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया गया। कहा यह जा रहा है कि ट्रकों के टकराने के बाद एक ट्रक में टाइल्स और दूसरे ट्रक में बांस होने की खबर थी, जिससे आग लग गई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अजीतपुर बाईपास पर ट्रकों की भिड़ंत की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव किस तरीके से वहां पर आग लगी उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जानकारी ये मिली है, गनीमत ये रही कि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही ठीक हैं, कोई हताहत नहीं हुआ। जैसे ही ये टक्कर, वैसे ही ड्राइवर और कंडक्टर ने कूद करके अपनी जान बचा ली। लेकिन अचानक से जो वहां पर आग लगी, उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल बन गया।
मथुरा में वृंदावन के बिहारी जी मंदिर के नजदीक बंद दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर के राख हो गया। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। ये आग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मथुरा की तस्वीर है। मथुरा में वृंदावन के बिहारी जी मंदिर की तस्वीर। उसी के नजदीक एक बंद दुकान थी, वहां पर भीषण आग लगी। बंद दुकान में अचानक से आग, जिससे जो सारा सामान इस दुकान के भीतर रखा हुआ था वो जलकर राख हो गया। हालांकि बचाने की कोशिश की जा रही थी। सामान जो रखा हुआ था वो स्वाहा हुआ। आग किस वजह से लगी, आग लगने के कारण क्या रहे, इसके बारे में जानकारी लगातार जुटाई जा रही है। अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि आग किस वजह से लगी होगी। यूपी सरकार के 2.0 में जिस तरीके से कार्यकाल आगे बढ़ रहा है, उसमें फिर से युवाओं को एक बार सौगात मिलनी शुरू हो रही है। यूपी के लाखों युवाओं को एक बार फिर से सौगात मिलेगी और पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लौटी योगी सरकार अपने वादों को पूरा करने में जुटी हुई है, जिसके तहत दिसंबर 2021 में शुरू की गई फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना फिर से शुरू होने जा रही है। छात्रों को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन की योजना को सरकार ने प्राथमिकता में रखा है और आज लखनऊ में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय सुबह 11 बजे का वक्त है, इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जहां आईटी गर्ल्स कॉलेज में ये स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाएंगे। दरअसल 100 दिन की कार्य योजना में स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण को भी शामिल किया गया है। प्राथमिकता इसको भी मिली है। लक्ष्य ये रखा गया है कि 100 दिन के भीतर 9,74,000 स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाएंगे। ये टारगेट है। देखिए, 100 दिनों का टारगेट रखा गया है, जिसमें 9,74,000 स्मार्टफोन और टैबलेट युवाओं को बांटे जाएंगे। ये बड़ी जानकारी है। योगी 2.0 में एक बार फिर से ये सौगात युवाओं को किस तरीके से मिल रही है वो आप देखिए। खुशखबरी है युवाओं के लिए। यूपी में फिर से शुरू होगा टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण। योगी सरकार 2.0 में छात्रों को आज से टैबलेट मिलने और स्मार्टफोन मिलने शुरू हो जाएंगे। अब फिर से मेधावी छात्रों के लिए अच्छी खबर है, स्मार्टफोन और टैबलेट उनको दिए जाएंगे। 100 दिनों का पूरा टारगेट सेट है। बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ का बन रहा है दिल्ली दौरा। दोबारा सीएम की शपथ लेने के बाद आज आ सकते हैं दिल्ली योगी आदित्यनाथ, ऐसी खबर है। यूपी सदन में सुरक्षा बढ़ गई है और सीएम के आने को लेकर अलर्ट भी वहां पर कर दिया गया है। हालांकि अभी प्रोटोकॉल नहीं हुआ है जारी। और इसी पर एक जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं। अविनाश, कब तक मिल पाएगी पुख्ता जानकारी? आएंगे या फिर नहीं दिल्ली योगी आदित्यनाथ? जी देखिए, अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ जरूर दिल्ली आएंगे, क्योंकि उनकी सुरक्षा में जो टीम तैनात होती है, जो लखनऊ से विशेष रूप से आती है, वो दिल्ली आ चुकी है। तो इसका मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना कन्फर्म है। हालांकि अभी समय नहीं कन्फर्म हुआ कि किस समय वो दिल्ली पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि शाम तक वो दिल्ली पहुंच सकते हैं, जहां पे तमाम सारे केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे, प्रदेश की बात होगी, शिष्टाचार मुलाकात होगी और दोबारा सीएम बनने के बाद केंद्रीय नेतृत्व का वो आभार भी व्यक्त करेंगे। तो ये पूरी तरीके से पुख्ता है कि सीएम दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा में जो विशेष टीम तैनात होती है, जो लखनऊ से विशेष तौर पे आती है, वो दिल्ली आ चुकी है। वो तभी दिल्ली आती है जब मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि सीएम दिल्ली आ रहे हैं और यूपी सदन में भी अलर्ट हो गया है। लेकिन अभी फाइनल प्रोटोकॉल तब जारी होगा, यानी कि जब सीएम बताएंगे कि कितने बजे उनको दिल्ली पहुंचना है, तब फाइनल प्रोटोकॉल जारी होगा और तब फिर उनको दिल्ली आने में उनकी सूचना जारी हो जाएगी पूरी तरीके से। और उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे तमाम सारे नेताओं से मुलाकात करेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका अविनाश पूरी जानकारी के लिए। आपने कहा कि कंफर्म है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे दिल्ली, लेकिन अभी तक वक्त नहीं बताया गया है कि कितने बजे सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन ये जानकारी पुख्ता है कि दिल्ली आएंगे और आभार व्यक्त करेंगे, दोबारा सत्ता संभाली है और केंद्रीय नेताओं से भी वो मुलाकात करेंगे दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल बताया जा रहा है। बाद में पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया बदमाश एनसीआर में लूट की वारदातों को अंजाम देता था और बीते दिनों मनी ट्रांसफर की एक दुकान में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने घायल बदमाश के पास से एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा बरामद किया है। इससे लगातार होगी पूछताछ।